नवीन, 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। समय बहुत कम है। एक काम करो, माँ जी को तुम आज ही वृद्धाश्रम में छोड़ आओ ताकि ऐन वक्त पर कोई परेशानी ना हो। पैकिंग करते हुए रुचि ने अपने पति नवीन से कहा तो नवीन बोला, हाँ रुचि, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। तुम जल्दी से माँ के कपड़े बैग में रखकर और माँ को लेकर बाहर आ जाओ। मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बोलकर नवीन बाहर निकल गया और रुचि अपनी सास उषा जी के पास आकर बोली, अम्मा जी, आपको पता है ना, कंपनी नवीन को विदेश भेज रही है। तो कल हम लोग विदेश जाने के लिए निकल रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे उषा जी क्या ही बोल सकती थी। इसलिए चुपचाप वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गईं और नवीन उन्हें छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम चला गया। वृद्धाश्रम पहुंचकर नवीन रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी माँ के लिए एडमिशन के लिए बात करने लगा। उस लड़की ने कहा, देखिए सर, हमारी मैडम फिलहाल यहाँ पर नहीं है। वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं और उनके आने पर ही आपकी माँ का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। इस पर नवीन गुस्से से बोला, देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूं। इसलिए कृपा कर आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहें तो मैं अभी के अभी 2 लाख का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माताजी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, एक बार मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। वो मैडम ही इस वृद्धाश्रम की संचालक हैं और उनके बिना हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। और मैडम कल शाम तक ही वापस लौट पाएंगी। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर से आ जाइएगा और अपनी माँ को भर्ती करा दीजिएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो नवीन बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी विदेश की फ्लाइट है और अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। प्लीज़ मैम, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये बातें चल ही रही थी कि इतने में नवीन का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसके बॉस का फ़ोन था। हेलो जी सर, नवीन ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, नवीन, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, नवीन ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर नवीन, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको, इससे पहले कि नवीन अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट गया। चिंता और परेशानी में डूबा नवीन अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास में बैठी उषा जी भी परेशान हो उठी। नवीन ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियां, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है मैम, प्लीज कुछ कीजिए। आप वृद्धाश्रम के मैनेजर को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता, मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, राजू, यहाँ आना तो जरा। तभी 20 वर्ष का एक नवयुवक उसके सामने आ गया। जी कहिए मैडम। राजू, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर राजू तो वापस अंदर चला गया। लेकिन ये सुनकर नवीन आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर नवीन, अगर आप यहाँ दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। देखो मिस्टर नवीन, मैंने बोल दिया है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो रूम नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। अगर नहीं रुकना चाहते तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर नवीन बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ राजू ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। नवीन वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा।
वहीं उषा जी साथ में लाई अपना बैग खोलकर बैठ गईं और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने आपकी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसीलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक खाती रहूंगी। तुझे पसंद है ना बेटा? मैं अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के लिए वक्त कहाँ था। बेटे का कोई जवाब न पाकर उषा जी फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तुझे अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देती हूँ, न जाने इसके बाद कभी ये सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका गला भर आया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर उषा जी अपने बेटे को खिलाने लगी तो नवीन गुस्से से बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं, पर मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है। आप ही खाइए आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर उषा जी थोड़ा सहम गई और चुपचाप वो पराठे वापस अपने बैग में रख लिए। बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे देखकर उषा जी फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो तुम, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। बोलकर उषा जी वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत में खो गई। 20 वर्ष की उषा जिस दिन शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। बहुत बड़ा परिवार था उनका। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके 2 जेठ और जेठानी भी थे, परंतु दोनों जेठानी बड़े घर से आई थीं। जेठ भी खूब अच्छा कमाते थे, इसलिए जेठानी सास की कोई बात नहीं सुनती थी और ना ही घर का कोई काम ही करती थी। ले देकर सास का पूरा जोर उषा जी पर ही चलता था। उषा जी का पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, इसलिए कुछ खास नहीं कमाता था। घर का खर्च ससुर और दोनों जेठ जी की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण उस घर में उषा जी की हैसियत एक नौकरानी से भी कम थी, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु उषा जी की गोद अभी तक सूनी थी। उनके मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले उसे बांझ होने के ताने देते। लेकिन विवाह के 10 वर्ष बाद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शादी के बाद पहली बार उषा जी को एक खुशी मिली थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उनका बेटा अभी 2 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उषा जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए थे और सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननद और नंदोई ने भी अपना अलग घर बना लिया। उषा जी और उसके बेटे को बोझ समझकर सब लोग अपनी अपनी राह पर चले गए और उषा जी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गईं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद उषा जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने अपनी पसंद की लड़की रुचि से शादी भी कर ली। रुचि मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग करना या फिर अपने मम्मी पापा के घर चली जाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। ये सब उषा जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कुछ कहती भी तो किससे कहती। कभी बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिल जाता। और बेटा, वो तो पत्नी का दीवाना था, उससे तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी आगे चल रही थी। समय यूं ही बीत रहा था। अब रुचि के मायके वाले कनाडा में शिफ्ट हो गए थे, तो रुचि ने भी रट लगा ली कि उसे भी कनाडा में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। तो नवीन भी यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। रुचि और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन नवीन अपनी माँ के लिए चिंतित हो गया कि माँ को अकेले कहाँ छोड़ें। नवीन को चिंतित देखकर रुचि ने कहा, अरे नवीन, तुम क्यों चिंता में बैठे हो? मैं तो कहती हूँ माँ जी के लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वो क्या करेंगे हमारे साथ विदेश जाकर? तुम परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावना में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। नवीन को भी यही ठीक लगा और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी,
राजू की आवाज़ सुनकर उषा जी वर्तमान में लौटी और बैठकर चाय लेते हुए अपने बेटे नवीन से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की पड़ी है। आज अगर ये काम करके न दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी। एक तो यहाँ इंटरनेट की रेंज ही नहीं पहुँच पा रही है। पता नहीं ये वृद्धाश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझती कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाल ही अलग है। एक तरफ वृद्धाश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है और दूसरी ओर जो मैडम यहाँ बैठी हुई है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नवीन गुस्से में बोलता जा रहा था और इधर दरवाजे पर खड़ी वही मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक नवीन की नज़र वहाँ खड़ी उस मैडम पर गई। उन्हें अपने सामने देखकर नवीन बौखला गया और अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो वो। बस रहने दीजिए मिस्टर नवीन, मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। नवीन को लगा कि शायद मैडम ज़्यादा पैसों की डिमांड करेंगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख रुपए की बजाय 2 लाख का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने जरूरी काम टाले होंगे, कितनी ही रातें जागते हुए बिता दी होंगी, और आप उनके लिए यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते हैं। ये सुनकर नवीन की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी ये समस्या भी हल कर देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैम? लेकिन मिस्टर नवीन, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की ये बात सुनकर नवीन उन्हें हैरानी से देखने लगा। तो मैडम बोली, हाँ मिस्टर नवीन, मैं आज ही आपकी माताजी का एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। दरअसल यहाँ वृद्धाश्रम में शंभू दयाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। ये सुनकर नवीन हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 8 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक वो अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वो उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर नवीन, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा ये छोटा सा काम कर दीजिए। आपको सिर्फ एक छोटा सा नाटक करना है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नज़र भर कर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। ये बात सुनकर नवीन ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है? वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे आपको उन्हें कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम अरुण है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे शंभू दयाल जी के कमरे में ले गई। शंभू दयाल जी के पास आकर बोली, बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी शंभू दयाल जी ने धीरे से कहा, कौन आया है बेटी? तो मैडम बोली, देखिए बाबा, आपका पोता अरुण आया है। क्या मेरा अरुण आ गया? कहते हुए शंभू दयाल जी की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता विदेश से खास आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? इतना बड़ा हो गया रे तू। नवीन की ओर नजर डालते ही शंभू दयाल जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, हाँ बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसीलिए आज उससे जी भर कर बातें कर लीजिए। बोलकर मैडम कमरे से बाहर निकल गईं। जैसे ही नवीन पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा, तभी शंभू दयाल जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। नवीन कुछ असहज सा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसे मैडम की कही बात याद आ गई, तो वो चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था अरुण बेटा कि एक न एक दिन तू जरूर आएगा, तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते शंभू दयाल जी बीच में ही हंसने लगे, लेकिन पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता,
तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। ये बात सुनकर नवीन कुछ बोल नहीं पाया। तो शंभू दयाल जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। कहते हुए शंभू दयाल जी ने पास ही पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक लड्डू रखा था। नवीन ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया तो शंभू दयाल जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो कहने लगे, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। तब तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा लड्डू खाने से मना करती थी। इसलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान में जाकर लड्डू खाने की जिद करता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए शंभू दयाल जी ने कहा तो नवीन बोला, नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अपने काम को समय देने की कोशिश करूं तो रिश्तों को समय नहीं दे पाता, और अगर रिश्तों पर ध्यान दूं तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी है। हम काम को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। ये सुनकर नवीन नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। तो शंभू दयाल जी बोले, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने आया तो सही। अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? शंभू दयाल जी ने पूछा तो नवीन सोच विचार में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, कि सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा बेटा, कहते हुए अचानक शंभू दयाल जी की आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोले, बेटा तू मेरी एक बात मानेगा ना? हाँ दादाजी, बताइए ना। बेटा तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाती। ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे, बहू, पोते, पोतियां सब हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना कहने वाला कोई नहीं है। बेटा यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सुई की तरह चुभती रहती हैं। अभी नवीन और शंभू दयाल जी की बातें चल ही रही थी कि नवीन का मोबाइल बज उठा था। उसने देखा उसकी पत्नी रुचि का फोन था। तो नवीन बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले। नवीन ने शंभू दयाल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पार करके आगे बढ़ा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो शंभू दयाल जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। नवीन दौड़कर उनके पास गया, उन्हें हिलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस व्यक्ति से कोई रिश्ता न होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर नवीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और शंभू दयाल जी के बारे में बताया। काफी देर नवीन बाहर ही बैठा रहा, तभी दोबारा से उसका फोन बजा। नवीन ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी रुचि बोली, अरे इतनी देर कहाँ लग गई? तुम तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना रुचि, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालक मौजूद नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। नवीन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही रुचि उसकी बात काटते हुए बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता, इसके लिए तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहां छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हुए हो। ये तुम कैसी बात कर रही हो रुचि? वो मेरी माँ है, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा, कहते हुए नवीन ने फोन काट दिया।
और वहां से उठकर अपनी माँ के पास कमरे में चला गया। बेटे को उदास देखकर उषा जी ने पूछा, क्या हुआ नवीन बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, दो ना मुझे, बहुत जोर से भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर उषा जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। जब भी मैं आपके हाथों से खाना खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ। नवीन ने कहा तो उषा जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए नवीन ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टी में हम नानी जी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आसपास के बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल खेलने लगा था। मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। नाना जी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वो घटना याद करके उषा जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को दो पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वही बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहां ढूंढ रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखाई दिया, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ती हुई मेरे पास आईं और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस दिन। हाँ बेटा, जिस बेटे को बचपन में एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, अब उसी बेटे के बिना अकेली कैसे रहूंगी। कहते हुए उषा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को रोते देखकर नवीन की आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बातें किए हुए। जब से नवीन की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वो सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे जरूरत महसूस हुई। बातें करते करते नवीन अपनी माँ की गोद में सर रखकर वहीं सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से ये सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। उषा जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहलाती रहीं और थोड़ी देर बाद उषा जी भी अपने बेटे के सर पर सर रखकर वहीं सो गईं। सुबह नवीन की आंखें खुली तो हड़बड़ाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। जल्दबाजी में वो अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो उषा जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर नवीन वहां से तेजी से निकल गया और सीधा अपने ऑफिस चला गया। लेकिन दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को नवीन जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो रुचि बोली, छोड़ आए माँ जी को वृद्धाश्रम? तो नवीन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रुचि बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर नवीन हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए हो? खाना ठंडा हो जाएगा, रुचि ने कहा तो नवीन मुझे भूख नहीं है कहकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन नवीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह होते ही नवीन बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वो उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गया जहां एक दिन पहले वो अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही नवीन अंदर गया तो सामने वही मैडम खड़ी थी जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग आंगन में टहल रहे थे। अंदर जाकर नवीन यहाँ वहाँ देखने लगा। मैम मेरी माताजी कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तभी उसने सामने से उषा जी हाथ में पूजा की थाली लिए आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही नवीन माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा।
आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर उषा जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 7 साल का छोटा सा नवीन रास्ता भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ आया था। उषा जी के पास पहुंचकर नवीन दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। उषा जी के पैरों में गिरकर नवीन रोए जा रहा था। तभी उषा जी ने उसे ऊपर उठाया और आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी घर की शांति के लिए मजबूरी में कठिन फैसले भी लेने पड़ जाते हैं। तो नवीन बोला, नहीं माँ, अब मैं कोई कठिन फैसला नहीं लूंगा। अब मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर नवीन, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है मैम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। तभी मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई और एक पेपर निकालकर नवीन को साइन करने के लिए दे दिया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर नवीन हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं है क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर नवीन, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई हैं। तो मैडम मुस्कुराते हुए बोली, वो सब झूठ था और वो झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक दिन यहाँ पर रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव पर परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वो लोग कुछ ही होते हैं जो इस मौके पर संभल पाते हैं। माँ बाप की अपनी अहमियत होती है नवीन। माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में ये उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है तो सिर्फ अपने बच्चों से थोड़े प्यार की, उनके साथ की, और जब उन्हें ये मिल जाता है तो उनकी ये अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। ये बात सुनकर नवीन आंखों में आंसू लिए हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैम को धन्यवाद कहकर नवीन अपनी माँ को लेकर जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकला तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आ जाए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आ जाए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। इधर जैसे ही उषा जी अपने बेटे नवीन के साथ गाड़ी में बैठी, तभी नवीन के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते हो। उसकी पत्नी रुचि ने कहा तो नवीन बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ नवीन, विदेश जाने का प्रोग्राम तो मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूंगी, इसलिए जहाँ से माँ को ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आ जाओ। रुचि बोलते जा रही थी तो नवीन बोला, बिल्कुल नहीं रुचि, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए नवीन ने फोन काट दिया। तभी उषा जी बोली, बेटा मेरे कारण तुम अपने घर में क्लेश मत करो, मैं अब हूँ ही कितने दिन की। चले जाओ तुम कनाडा, मैं रह लूंगी वृद्धाश्रम में। नहीं माँ, अब मैंने ठान लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उषा जी को लेकर नवीन जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रुचि उषा जी को देखकर आग बबूला हो गई और बोली, ठीक है, अब तुम अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहो, मैं तो चली अपने माँ बाप के पास विदेश। हाँ ठीक है रुचि, तुम जा सकती हो। जब तुम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती तो मैं भी मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। सोच कर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम वृद्धाश्रम में देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? नवीन ने कहा तो रुचि गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो नवीन? मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में भला क्यों जाएंगे? मेरे भाई भाभी बहुत सेवा करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ रुचि, वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर सकता है तो मैं मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकता? पिता को तो मैं बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो मुझे भी मेरी माँ की चिंता है। मेरी माँ के पास तो मेरे पिता भी नहीं हैं। पता है तुम्हें, पूरी दुनिया से अकेली लड़कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं, और आज
तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़कर विदेश चला जाऊं? कहते कहते नवीन फूट फूट कर रोने लगा तो रुचि की भी आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए नवीन से कहा, मुझे माफ कर दो नवीन, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अपनी माँ जी के पास ही रहना है। कहते कहते रुचि भी फूट फूट कर रोने लगी। तो बेटे और बहू को रोते देखकर उषा जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को अपने गले से लगा लिया।